क्या ट्रैफिक का डिस्टर्बेंस बहुत है। हाँ इसको बाहर निकल Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग Good morning, sir. सर कल की क्लास का आपने वो सेंड नहीं किया फाइल। मैं दोबारा बता रहा हूँ चीजों को। और वो अभी इस क्लास के बाद मैं आपको सर आप दोबारा पढ़ाओगे? देखिए कल हमने डिस्कस किया था नेट फोर्स। F net is equal to क्या लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब अगर मैंने कहा कि F net की वैल्यू 0 है, अगर F net की वैल्यू 0 है इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिखते हैं dv अपॉन dt, इसका मतलब v dc डिवाइडेड बाय dt। एक मैंने ये चीजें बता दी सिर्फ न्यूमेरिकल क्या है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैं दो कंडीशन निकालनी है। कंडीशन 0 है तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो सेंटर ऑफ मास आपका रेस्टिंग पोजीशन पे हो दैट मींस vcm इज इक्वल टू 0, या तो सेंटर ऑफ मास क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यह हमें क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कि सेंटर ऑफ मास आपका रेस्टिंग पोजीशन पे है अगर इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0 दैट इंप्लाइज सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। ठीक है, सर आवाज क्लियर नहीं है, आवाज क्लियर नहीं आ रही। अब क्लियर है? Yes, sir. अगर इनिशियल मोमेंटम नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है इसका मतलब सेंटर ऑफ मास आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वेरिएबल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 मतलब कुछ कांस्टेंट टर्म आ रही है मोमेंटम की।
अब हर एक क्वेश्चन हमें क्या करना है, ये देखना है कि नेट फोर्स 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो कल हमने जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन लिया था, मैंने ये क्वेश्चन लिया कहा था कि ये 4 kg का वेट है, ये एंगल 37 डिग्री और यहाँ पे आपका 1 kg का मास है, इसको मैंने यहाँ से रिलीज कर दिया। तो मेरे से इस क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 4 kg व्हेन 1 kg रीचेस बॉटममोस्ट पॉइंट, ठीक है। जब मैंने इसको रिलीज किया सभी सरफेसेस आपके स्मूथ है, जब 1 kg वाला ग्राउंड तक पहुंचेगा बॉटममोस्ट पॉइंट तक तो 4 kg कितना मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग तभी लगा सकते हैं जब हमारा नेट फोर्स 0 हो, ठीक है। तो जब हम लोग बॉम्ब एक्सप्लोजन के बारे में बात करेंगे, मैं यहाँ पे अगर देखूं तो 1 kg वाला बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्यों आया, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी के कारण 1 kg वाला आपका नीचे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब कि नीचे, ठीक। इसका मतलब नेट फोर्स 0 तो नहीं है। अगर नेट फोर्स 0 होता तो उसी 10 पोजीशन पे रहता, ठीक। 1 kg वाला मूव कर रहा है, 1 kg वाले के नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वाई डायरेक्शन में, लेकिन mg का कोई भी कंपोनेंट x के अलाउंग होता है क्या? नहीं सर। नहीं मैंने कहा कि यहाँ पर y डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 नहीं है, लेकिन x डायरेक्शन में आपका नेट फोर्स कितना है, 0। अगर x डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है इसका मतलब सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट along x axis, क्योंकि नीचे मोमेंटम 0 है, कोई नहीं कर रहा, ठीक है। y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो y डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, लेकिन x एक्सिस के अलोंग मूव नहीं करेगा, x कोऑर्डिनेट उसका चेंज नहीं होने वाला। क्लियर है सबको? यही कॉन्सेप्ट हमने लगाया था, मैंने कहा है कि मान लीजिए कि 4 kg वाला कुछ लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर गया x डिस्टेंस, ये 1 kg यहां से आ गया, या मान लीजिए कि x डिस्टेंस मूव किया, ये डिस्टेंस आपको दी हुई थी 4 मीटर बेस लेंथ, ठीक है। तो मैं 4 kg वाला लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है x डिस्टेंस, 1 kg वाला राइट डायरेक्शन में कितना मूव कर रहा है 4 - x, यही होगा। अगर ये नीचे आता तो कितना डिस्टेंस मूव करता 4, लेकिन वेज x पीछे चला गया तो कितना आगे गया 4 - x, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 4/5। ठीक है। और क्या क्वेश्चन करना था कल? अब क्लियर है सभी को? यस सर, एक बार प्रीवियस वाली स्लाइड दिखा देना। सर एक बार प्रीवियस वाली स्लाइड दिखा दो। पुराने सर कल हुआ ये तो पहले ही आप नोट कर चुके होंगे, सैटरडे को पढ़ा था। हो गया सर। अब देखिए बॉम्ब एक्सप्लोजन के बारे में बात करें, जैसे कि कहूं मैं, देखिए मैं उसमें सिर्फ आप अभी फॉर्मूले याद रखिए रिड्यूस के मास की, या तो मैं चलिए क्वेश्चन कर रहा हूं। अगर सर के ऊपर से जाएगा तो छोड़ दीजिएगा।
देखिए रिड्यूस मास का हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा था, मैं डेरिवेशन दोबारा नहीं करवा रहा, मैं बस डायरेक्ट फॉर्मूले जाता। जैसे कि मैंने कहा कि एक ब्लॉक ये है आपका m1, इसको आपने स्प्रिंग से अटैच करके रखा हुआ है, और एक ब्लॉक है आपका m, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैं मान लेता हूं कि v1 है और ये आपका v2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, kinetic energy of the system with respect to center of mass, ये कितना हो जाएगा half into reduced mass m1 m2 divided by m1 plus m2 into relative velocity composition। तो इसको आप याद, अभी इन दो क्वेश्चन करवाता हूँ, सर से बाउंस होकर तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन एम्स में पूछे हैं, ठीक है। एम्स में 2-3 बार बहुत अच्छे से पूछे। v रिलेटिव तो लिख सकते हैं, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में कितना हो जाएगा v1 v2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सर पता कैसे चलेगा कहाँ पे रिड्यूस्ड मास वाला कॉन्सेप्ट लगाना है? बता रहा हूँ, जैसे कि कोई भी सिस्टम है, जैसे कि कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, ठीक है, उसमें हमें क्या करना था कि मैक्सिमम हाइट कब पहुंच रहा है। तो अगर हम लोग ग्राउंड फ्रेम के एनालिसिस कर रहे थे, उसी क्वेश्चन को दोबारा देखा आपने नोट किया होगा, जब हम लोग ग्राउंड फ्रेम में एनालिसिस कर रहे थे तो स्टार्टिंग में 1 kg वाला 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। लेकिन जब फाइनल पोजीशन पे देखा तो मैंने कहा कि 1 kg और 4 kg दोनों किसी कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और 1 kg वाला किसी हाइट पे पहुंच चुका है, Yes, sir. ठीक। इसका मतलब पूरे सिस्टम के पास काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों चीजें, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रिड्यूस मास के कॉन्सेप्ट पे आऊं, उसके बाद ही मैंने एक और मेथड बताया था कि मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एनालिसिस कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आखिर में क्या बचा है, पोटेंशियल एनर्जी। कल किया था ना, प्रूव किया था, ठीक। सर उसके बाद अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कल के क्वेश्चन में क्या था, हाफ एंड 1 kg का ब्लॉक 1 into d square प्लस हाफ 4 kg तो मूव कर ही नहीं रहा था, ठीक। 4 into 0 square total kinetic energy of the system with respect to center of mass, sorry, with respect to center of mass कितना आएगा, half m v square plus half m v square वाले 2 का स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू m v with respect to center of mass। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देखो, सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, 1 kg की वेलोसिटी कितनी है और आपकी 4 kg की वेलोसिटी कितनी है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में रिड्यूस मास का कांसेप्ट लगाऊं तो हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू v स्क्वायर, v कितना 10 वेलोसिटी है ना, तो tan थीटा रूट तो 0, tan स्क्वायर इज इक्वल टू m थीटा। यहां से हम लोगों ने एक लाइन इसका फॉर्मूला निकाला, h इज इक्वल टू 4। मतलब कि जिस क्वेश्चन में भी आपको लगे कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एनालिसिस में आसान है, वहां पे रिड्यूस मास का कांसेप्ट, लेकिन ध्यान में रखिएगा रिड्यूस मास का कांसेप्ट लगाते समय चीज ध्यान में रखिए कि कहीं फ्रिक्शन नहीं होना, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अगर फ्रिक्शन होगा तो उसके बदले में भी चला जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस जहां पे लग रहे हैं वहां पे अप्लाई किए जा सकते, ठीक। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं स्प्रिंग पे।
एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा। सपोज कीजिए स्प्रिंग मास सिस्टम है 1 kg, ये 2 kg और इसकी इनिशियल स्पीड आपको दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड और k की वैल्यू भी दी हुई है 100 न्यूटन पर। तो मेरे से यहाँ पे पूछा गया फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन एंड कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन एंड कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। स्पीड क्या है दिख नहीं रही है। क्या स्पीड क्या है सर ऊपर वो? सर वो लाइट पड़ रही है। लाइट पड़ रही है सर उसमें। देखिए कॉन्सेप्ट तो पहले ध्यान से सुनिए। मेरे को मैक्सिमम कंप्रेशन या एलोंगेशन निकालना है। इसको मान लीजिए इनिशियल स्टेज है, ठीक? ये आपके पास स्प्रिंग है, नेचुरल स्प्रिंग। अब ये क्या करना है, जो 2 kg का ब्लॉक है ये मूव कर रहा है, ठीक? तो ये क्या होगा, एलोंगेशन। स्प्रिंग एलोंगेट करेगी, ठीक? अगर स्प्रिंग एलोंगेट करेगी तो 2 kg पे एफएसपी कहां पे लगेगा, अंदर की तरफ, साइड। ठीक है? इसका मतलब ये जो 10 मीटर पर सेकंड है 2 kg की स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होगी। इमेजिन कीजिए ये 2 kg पर इधर मूव कर रहा है और एफएसपी इधर लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन। तो 2 kg की स्पीड क्या होगी, टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करेगी, ठीक है? ये आगे मूव कर रहा है, इसकी स्पीड डिक्रीज होती जा रही है। अब मैं 1 kg पे आऊं, 1 kg पे एफएसपी कहां लगेगा, राइट हैंड साइड में, ठीक है? जैसे जैसे इन दोनों के बीच के डिस्टेंस मतलब कि एलोंगेशन बढ़ता जाता है, क्यों कैसे निकाल, क्यों
क्या रिलेटिव वेलोसिटी नहीं रिड्यूस मास कैसे करके वही तो मैंने तो मैक्सिमम सेपरेशन में दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी तो मैं तो एक्सटेंड करेंगे मैक्सिमम क्योंकि इसका केस की लगेगी उसकी वजह से वेलोसिटी आएगी ना हम केस वाले में दोनों की मैक्सिमम सेपरेशन होगी कोई की इक्वल हो जाती है मतलब रटा हुआ तो पढ़ा हुआ नहीं है कैसे रटा हुआ ठीक है चलिए देखें यहाँ पे 2 kg वाला भी एलोंगेट करता है या आपका एलोंगेट होगा ठीक है तो एफएसपी इस पे लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन ठीक एफएसपी की वैल्यू लेफ्ट डायरेक्शन में लेकिन 2 kg की स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होती है ठीक है अब मैं 1 kg पे देखूं एलोंगेशन बढ़ता जा रहा है एलोंगेशन बढ़ेगा तो 1 kg पे एफएसपी तो इस डायरेक्शन में लगेगा ठीक है तो kx की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे एलोंगेशन बढ़ रहा है इसका मतलब 1 kg भी क्या करेगा इस डायरेक्शन में मूव करेगा ठीक है और इस पे एफएसपी की वैल्यू कंटीन्यूअसली बढ़ती जा रही है इसका मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो इनिशियल केस में क्या हो रहा है कि 2 kg की स्पीड डिक्रीज हो रही है और इसकी 1 kg की स्पीड आपकी इंक्रीज हो रही है ठीक है यहां तक लिखिए मैं सिर्फ थियरी लिख रहा हूं क्वेश्चन तो मैक्सिमम लोगों ने कर लिए मेथड वही है जो आपने किया पहले लाइन को एक्सप्लेन कीजिए जो आपने मैंने बताया कि टाइम के रिस्पेक्ट में वो क्या है क्लियर है अब देखिए इसकी स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है और 1 kg की स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है ठीक है एक ऐसा टाइम आएगा जिस समय दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी ठीक है एलोंगेशन हो रहा है ठीक है दोनों एलोंगेट कर रहे हैं और दोनों की स्पीड बढ़ती जा रही है एक ऐसा टाइम है जिस समय दोनों की स्पीड बराबर है ये ठीक अब इसके आगे देखिए क्या अब मैंने कहा कि जो 1 kg है क्योंकि अभी स्प्रिंग एलोंगेट कर चुका है ऐसा तो नहीं है कि जिंदगी भर एलोंगेट ही करता रहेगा ठीक है तभी तो इसकी हमेशा स्पीड बढ़ती रहेगी ठीक है लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब ये अपने मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच चुका होगा ठीक है इसका मतलब मैंने कहा कि ये जो 2 kg की मैक्सिमम सेपरेशन पे आ चुके होंगे ठीक है अब ये स्प्रिंग एलोंगेट हो चुकी है ठीक है अब ये अगर एलोंगेट हो चुकी है इस वाले पे एफएसपी की डायरेक्शन में लग रहा था राइट डायरेक्शन में और 2 kg पे एफएसपी कहां लग रहा था लेफ्ट डायरेक्शन ठीक इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही थी और इसकी स्पीड आपकी इंक्रीज हो रही थी अब आगे होगा क्या जब दोनों की स्पीड बराबर हो चुकी है उसके बाद क्या होगा ये तो डिक्रीज कर रहा था क्योंकि इस पे एफएसपी कहां लग रहा था लेफ्ट डायरेक्शन ठीक है तो अभी एक इंस्टेंट आया जिस समय दोनों की स्पीड बराबर होगी ठीक एक इंस्टेंट आ चुका है अब मैं उसके आगे के बारे में बात कर रहा हूं इस पे एफएसपी कहां लग रहा था अंदर की स्पीड और डिक्रीज होगी ठीक है मैंने कहा कि इसकी स्पीड और भी डिक्रीज हो रही है इस पे एफएसपी कहां लग रहा था राइट डायरेक्शन में तो इसकी स्पीड और इंक्रीज होगी ठीक है दोनों बराबर आ गए लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है उसके बाद इस पे इसकी स्पीड और डिक्रीज हो रही है और इसकी स्पीड क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है मतलब कि जो 1 kg वाला ब्लॉक है 2 kg के रिस्पेक्ट में हायर स्पीड पे आ गया अभी इससे पहले क्या था 2 kg वाले की स्पीड 1 kg के रिस्पेक्ट में ज्यादा थी तभी सेपरेशन बढ़ रहा था एलोंगेशन हो रहा था आगे वाले की स्पीड ज्यादा होगी तभी तो एलोंगेट करेगा ठीक है सेपरेशन बढ़ेगी दोनों के बीच में अब दोनों की स्पीड बराबर होगी उसके बाद के बारे में बात कर रहा हूँ जैसे दोनों की स्पीड बराबर होगी इस पे एफएसपी अंदर की तरफ लग रहा था तो इसकी स्पीड तो कंटीन्यूअसली टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रही है
और इस पे स्पीड राइट डायरेक्शन में लग जाता है, तो इसका मतलब इसकी स्पीड आपकी इंक्रीज होगी। एक इंस्टेंट पे जहां पे दोनों की स्पीड बराबर हो चुकी है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसकी स्पीड और इंक्रीज हो रही होगी और इसकी स्पीड तो डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब दोनों की स्पीड जब बराबर हो जाएगी उसके बाद 1 kg की स्पीड 2 kg के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी। इसका मतलब अब दोनों पास आने वाले होंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम एलोंगेशन कब था, जब दोनों की स्पीड बराबर थी, क्योंकि उसके बाद तो दोनों के बीच में सेपरेशन कम होने लगी है, क्योंकि 1 kg की स्पीड ज्यादा होगी। देखिए हम लोग एक ही क्वेश्चन करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे। आप लोगों ने एक लाइन में करने को हल्का सा चेंज कर सकते हैं, बस हल्का सा स्विच करना है, एक वैल्यू हटा के रख देना, फॉर्मूला अप्लाई करते रहे। एडवांस का क्वेश्चन है, जब आईटी सब्जेक्ट लेता था 25 नंबर का दिया था कुछ, मतलब कि एक एक चीज जो पूछना चाहता था कि क्यों किया, कैसे किया। सर लेकिन ऐसे आ गया। बोलिए। सर जब दोनों की स्पीड बराबर होगी तब होगा मैक्सिमम एलोंगेशन। जब दोनों की स्पीड बराबर है उस समय ये मैक्सिमम सेपरेशन, मतलब कि मैक्सिमम एलोंगेशन के केस में। ओके सर। उसके बाद तो इसकी स्पीड और भी बढ़ रही है और इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, मतलब कि अब इसकी स्पीड ज्यादा है इसके रिस्पेक्ट में, तो दोनों के बीच की सेपरेशन कम होने लगी, पीछे वाले की स्पीड ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए स्पीड अब ये मैक्सिमम पे आ चुका है। ठीक है, दोनों की स्पीड बराबर थी, इसके बाद क्या हुआ, इसकी स्पीड ज्यादा होगी और इसकी स्पीड कम होने लगी। ठीक है, ये ज्यादा है कम है, ये ज्यादा है कम है। ठीक है, सेपरेशन कम हो रहा है। अब ये क्या हुआ, अपने नेचुरल लेंथ पे आ चुका। अब ये नेचुरल लेंथ पे आ गया, इसका मतलब ये क्या करेगा, कंप्रेशन स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब ये कंप्रेशन स्टार्ट करेगा। जब ये नेचुरल लेंथ पे आ चुका है तो क्या 2 kg की स्पीड 0 है? नहीं कंप्रेशन तो ये वाला कर रहा है। पच्चीस नंबर का क्वेश्चन इसलिए नहीं दिया। सोचिए सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है ना, और थियोरी में किसी भी पोर्शन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो नहीं पता क्या आएगा नहीं, एम्स में पूछा है, नीट में कभी नहीं पूछा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। बस सोच के देखिए कि जब ये नेचुरल लेंथ पे आ चुका है उस समय क्या इसकी स्पीड 0 होगी या कुछ होगी, और क्यों होगी। लॉजिकली थोड़ा इमेजिन कीजिए फिगर को, देखिए सब चीजें क्लियर होने लगेगी। आप फिगर को थोड़ा इमेजिन कीजिए कि क्या क्या चीजें हो रही है। 0 ही होगी। 0 होगी, क्यों? 1 kg वाला कंप्रेशन डालेगा, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो एट अ पॉइंट आके फिर इसकी 0 हो जाएगी ना 2 की। नहीं एसएसपी की इक्वल हो जाएगी। नेचुरल एसएसपी नहीं है तो एसएसपी के कारण इस पे लगा, इसकी तो वेलोसिटी पहले क्यों? नेचुरल लेवल पर मतलब मैक्सिमम कंपैरिजन थोड़ी होता है, तो मैक्सिमम कंपैरिजन का मतलब क्या होगा कि फर्स्ट वाले की जीरो वेलोसिटी होगी, वो सारी वेलोसिटी सेकंड वाले को मिल गई, तो उसका मैक्सिमम कंपैरिजन तभी होगा ना जब फर्स्ट वाला जीरो जाएगा, सेकंड वाले को मैक्सिमम मिल जाएगा। अब तो इमेजिन नहीं कर पा रहे। देखिए
ये अब उल्टा देखिए, उल्टा सोचते हैं कि मैक्सिमम कंप्रेशन पे, उल्टा सोचिए कि स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन पे आ चुकी है, ठीक है। अगर मैक्सिमम कंप्रेशन पे आ चुकी है, जब कंप्रेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, भूल जाइए नेचुरलनेस के, अब ये कंप्रेशन स्टार्ट हो गया, इसकी स्पीड ज्यादा थी ना, अब ये कंप्रेशन स्टार्ट हो गया, कंप्रेशन स्टार्ट होगा तो इस पे एफएसपी कहां लगेगा? की तरफ, हाँ लेफ्ट साइड, और इस पे राइट साइड। इसका मतलब अब इसकी स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी धीरे। अच्छा, इंक्रीज, डिक्रीज, ठीक है। और इसकी स्पीड क्या होगी? डिक्रीज। ठीक है, तो मतलब कि नेचुरल लेंथ पे स्पीड कितनी नहीं होगी? 0। तभी इस डायरेक्शन में होगा। रेस्ट पे आ गया, इसने कंप्रेस कर दिया, अब इसकी स्पीड को बढ़ाना है, ठीक है, धीरे धीरे इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही थी ना, ठीक, अब डिक्रीज होके फाइनली आ गई और ये अपने मैक्सिमम स्पीड मतलब कि अब यहाँ पर आ चुका है। अब इस पे कहाँ लगेगा एफएसपी? इधर की तरफ, ठीक है। तो इसकी स्पीड अब क्या होगी? डिक्रीज होगी, और इसकी स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। अब मैक्सिमम कंप्रेशन पे आ चुका है पार्टिकल, तो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो उस समय क्या दोनों की स्पीड बराबर? हाँ, मैक्सिमम कंप्रेशन पे जब स्प्रिंग अपने मैक्सिमम कंप्रेशन बराबर हो या 0 बराबर, कैसे बराबर आ गया? थोड़ा सा लॉजिकली फिर से सोचिए। एक बार तो बराबर आ चुका था, है ना, और इस पे एफएसपी कहाँ लग रहा था? बाहर की तरफ, सॉरी इधर की तरफ, है ना, एलोंगेशन पे, ठीक, बराबर आ चुका था, ठीक। तो एफएसपी अब इस पे कहाँ लगेगा? बाहर की तरफ। अब ये नेचुरल से अंदर आ, इस पे एफएसपी कहाँ लगेगा? बाहर की तरफ, और इस पे भी एफएसपी कहाँ लगेगा? बाहर की तरफ। अब मैंने कहा कि मैक्सिमम कंप्रेशन पे है, तो दोनों की स्पीड क्या होनी चाहिए? 0 बराबर, बराबर सर, बराबर ही होगा। सोचिए सोचिए। सर 0 होगी, दोनों रेस्ट पे आ जाएंगे। 0 होगी, दोनों की 0 होगी। तो फिर कैसे लगाएंगे मैक्सिमम कंप्रेशन होता है? मैक्सिमम कंप्रेशन को कभी दूसरे को दोनों चीजें निकालनी थी, मैक्सिमम एलोंगेशन और मैक्सिमम कंप्रेशन। देखो थ्योरी क्लियर नहीं होगा तो मैं कैसे अप्लाई करूंगा? आप लोगों ने डायरेक्ट अप्लाई करके थ्योरी आया ना। मैक्सिमम कंप्रेशन में क्या हो रहा है? मैक्सिमम एलोंगेशन में तो आपने कहा दोनों की स्पीड बराबर होगी, तभी तो वो आगे कंप्रेस नहीं हो रही, उसके बाद कुछ मिनट के बाद दोनों की वेलोसिटी और ये मूवमेंट कर रहे हैं ना। मैं ग्राउंड पे खड़ा होकर देखिए आपको मूव करता हूँ जरा, मैं ग्राउंड पे खड़ा कर दूं ना, देखिए एक्चुअल में हो क्या रहा है? ये स्प्रिंग है, एलोंगेट कर रहे हैं, आगे बढ़, एलोंगेट कर रहे हैं, आगे बढ़, ये कंटिन्यूएशन हो रहा है। आप लोग ग्राउंड पे हैं, ये हो रहा है, आपको ऐसा मूव करते हुए नजर आएगा। एक्चुअल में यही हो रहा है, ऐसे एक्सटेंड कर रहा है और आगे लीनियर मोशन भी कर रहा है। सोचिए सोचिए मैक्सिमम कंप्रेशन में क्या होगा? एम्स ने बताया न्यूमेरिकल नहीं पूछा था, उसने थ्योरी पूछी थी इस पे, इसलिए क्वेश्चन टिपिकल बन गया था। न्यूमेरिकल तो आप लोग करके बैठे हैं।
उसने ये पूछा था मैक्सिमम एलिवेशन होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, जब मीन पोजीशन पे होगा तो क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन कई बार उसने पूछे हैं, रिपीट किए। सर एक ही जीरो होगी, मतलब कि 1 kg की पक्का क्यों? सर सेम होगी होगी। दोनों की। क्यों? सर सेम होगी तभी तो आगे कंप्रेशन नहीं होएगा, मैक्सिमम तभी मतलब उसी इंस्टेंट पे होएगा। जीरो नहीं हो सकती। नहीं सर। क्यों? अच्छा 2 kg की जीरो नहीं होगी और दूसरे की जीरो हो जाएगी। स्प्रिंग पे मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में कीजिए, चीजें आसान हो जाएंगी। सेंटर ऑफ मास पे बैठेंगे, अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊंगा तो मैं तो ऐसी पोजीशन पे हूं, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है तो मेरे को ये ऐसे मूव करता मिलता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये मैक्सिमम कंप्रेशन मान लीजिए दोनों रुक गए, ठीक है, मैक्सिमम एलोकेशन दोनों रुक गए, मैक्सिमम कंप्रेशन दोनों रुक गए, मैक्सिमम एलोकेशन दोनों रुक गए, दोनों रुक कब गए ग्राउंड फ्रेम में, जब दोनों की वैल्यू रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी, मतलब कि सेम होगा। अब तुम ग्राउंड फ्रेम में आ जाइए, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में दोनों रुकेंगे तभी तो वापस बाहर जाएंगे। एसएचएम कर रहा है ना ये एसएचएम हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो मैक्सिमम कंप्रेशन पे आएगा तो इसको वापस बाहर जाना है, इसको रुकना पड़ेगा यहाँ पे, तभी तो इसकी वेलोसिटी बाहर की तरफ होगी। अगर ये सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में रुक गए, इसका मतलब मैं तो यहाँ पे रिलेटिव के बारे में बात कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब ग्राउंड फ्रेम में ये मूव करना होंगे ना, मतलब कि दोनों की स्पीड बराबर होगी, तभी तो रिलेटिव में जीरो होगा। सर जैसे वो लोग मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन पर है तो जो उनकी वेलोसिटी है वो उस स्प्रिंग में टेंशन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी और फिर दोबारा इलॉन्गेट होना हर जगह कॉन्सेप्ट ये नहीं लगा सकते, इसे देख मैंने सॉल्यूशन बता दिया, मैंने कुछ भी नहीं कहा उसमें, हल्का सा चूज कर लो तो सब चीजें दिमाग खराब हो जाएगा। इसे सिर्फ थ्योरी को समझिए, क्योंकि इसमें थ्योरी पूछी है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये तो सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है, एक लाइन का सॉल्यूशन, रिड्यूस मास पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल सेंटर ऑफ मास के। तो जितना कंप्रेशन होगा उतने वाला इंजेक्शन, दोनों की वैल्यू सेम है। चलिए बॉम्ब एक्सप्लोजन पे आते हैं, इसमें न्यूमेरिकल करवाने हैं क्या? दोनों की स्पीड दे देंगे। देखिए ये तो समझ में आ गया ना, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में दोनों के दोनों क्या क्या होंगे, एसएचएम, ठीक है, और एसएचएम के केस में क्या होता है, टोटल एनर्जी इज कंजर्व, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल में, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक, बस यही हम चीजें अप्लाई। चलिए एक क्वेश्चन अभी मत कीजिए, घर पे कीजिएगा, अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। Find maximum elongation and compression. 2 kg और 4 kg का ब्लॉक है, दोनों की स्पीड आपकी 10 मीटर पर सेकंड एंड 5 मीटर पर सेकंड।
नोट कर लिया यस सर। के की वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर मान लीजिए। चलिए हेडिंग डाल लीजिए न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। हर एक साल एक न्यूमेरिकल देखिए था मोमेंटम कंजर्वेशन। अभी तो सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं। फर्स्ट सब हेडिंग है आपका बॉम्ब एक्सप्लोजन। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि बॉम्ब है जिसको आपने इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, अगर मैं इस बॉम्ब को थ्रो कर रहा हूं इसका मतलब ये बॉम्ब क्या करेगा आपका प्रोजेक्टाइल। मैंने कहा कि जब बॉम्ब मैक्सिमम हाइट पे है तो ये आपका दो पार्ट में ब्रेक होगा, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। मैंने कहा ये 1 kg, ये 1 kg, 2 kg का बॉम्ब। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा, इसमें क्वेश्चन दिया रहता है कि एक की स्पीड आपकी 10 मीटर पर सेकंड एक नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा वाला साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, तो थर्ड पार्ट किस डायरेक्शन में जाएगा, ये कितनी स्पीड से जाएगा, है ना। यहाँ पर हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, क्यों? एमजी लग रहा है वो एक्सटर्नल ही है, इंटरनल कैसे हो गया? तो मोमेंटम कैसे कंजर्व करना, वो तो उस पर अप्लीकेबल होता है जब नेट फोर्स 0 मोमेंटम तो ये पार्ट है। जब तक नेट फोर्स 0 नहीं होगा मोमेंटम कंजर्व करेंगे। देखिए आप लोग बॉम्ब एक्सप्लोजन में करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व कर देते हैं। एक्स डायरेक्शन में तो कंजर्व है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, प्रोजेक्टाइल में आपने पढ़ा भी था कि एक्स डायरेक्शन के लोगों को क्या फोर्स नहीं एक्ट करता, लेकिन वाई डायरेक्शन में तो एमजी लग रहा है, तो वाई डायरेक्शन में कैसे मोमेंटम कंजर्व होगा? ये तो क्लियर है ना कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि इस पे एनजी फोर्स लग रहा है वाई डायरेक्शन में, तो मोमेंटम तो वाई डायरेक्शन में कंजर्व नहीं होगा। तो क्या आज की क्लास के स्टार्टिंग क्वेश्चन ही मैंने यही लगाया था, 1 kg ब्लॉक था, ऊपर से नीचे आया तो वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स आपका 0 नहीं था, इसलिए मैंने कहा था कि मोमेंटम कंजर्व हो गया अलोंग द एक्स एक्सिस, उसी के हिसाब से आपने लिखा था, ये तो किया था। तो उस क्वेश्चन में किया, इसमें नहीं करेंगे क्यों ऐसा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 था, तो वाई डायरेक्शन में मूव कैसे करते हैं, कैसे मूव करेंगे? एक्स डायरेक्शन में 0 था, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 था, वाई डायरेक्शन में नहीं। थोड़ा सा लॉजिक के लिए सोचिए। अच्छा सिंपल, चलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिंपल, अगर आपने देखा होगा दिवाली में जब भी आप लोग बॉम्ब वगैरह एक्सप्लोड करते हैं तो अगले दिन मॉर्निंग में देखते हैं उसी छोटे से बॉम्ब के हजारों टुकड़े बिखरे होते हैं रोड में जब बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है। यहाँ पे तुम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं कि दो पार्ट में ब्रेक कैसे, क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। तो लेकिन जब भी बॉम्ब एक्सप्लोड होता है ना तो बहुत सारे टुकड़ों में एक्सप्लोड होता है, ये नहीं कि सिर्फ 2 ही टुकड़ों में बटेगा, ठीक। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि अगर एक बॉम्ब एक्सप्लोड कर रहा है, छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, छोटा सा बॉम्ब है आपके पास जो उसको आपने एक्सप्लोड किया तो वो हजारों टुकड़े में बढ़ गया,
इसका मतलब अगर इमेजिन कीजिए वो 1000 टुकड़े में कितने टाइम में फटा, 0.1 सेकंड में। ये तो ना कि आपने बॉम्ब एक्सप्लोड किया, वो धीरे धीरे फूट रहा है, एक ही बार में एक्सप्लोड करता है और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में करता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता। जैसे मैंने कहा कि 0.1 सेकंड, उससे भी कम वैल्यू होती है 0.01 सेकंड या 1 मिली सेकंड, ठीक है। तो बॉम्ब एक्सप्लोजन में बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कितने शॉर्ट ड्यूरेशन में जो बॉम्ब था हजारों टुकड़ों में बढ़ गया। इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर बॉम्ब को हजारों टुकड़ों में काटना है, इसका मतलब जो इंटरनल फोर्स लगाना पड़ेगा वो बहुत हाई लगाना पड़ेगा। इमेजिन करके देखिए, अगर मैं इस बॉम्ब को 2 टुकड़ों में काटता हूँ तो मैं कहूंगा कि मेरे को 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है। लेकिन अगर इसी को मेरे को अगर कम टाइम में, मैंने कहा कि मैंने एक, मेरे हाथ में पेन है, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए ये पेन है, इस पेन को मेरे को 2 टुकड़ों में बांटना है, ठीक। तो मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 2 टुकड़ों में बढ़ गया, ठीक है। लेकिन अब मैंने कहा कि इस पेन को 2 टुकड़ों में बांटो इन 1 मिली सेकेंड, तो मेरे को बहुत तेजी से फोर्स लगाना पड़ेगा ना, मतलब कि पल्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसको 2 टुकड़ों में बांटो इन 1 माइक्रो सेकेंड, मतलब 10⁻⁶ सेकेंड। अब मेरे को 10 न्यूटन से काम नहीं चलने वाला, मेरे को पता चला कि 1000 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स बढ़ाऊंगा तभी टाइम ड्यूरेशन कम होगा, ये आपका लॉजिक ही कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बॉम्ब को एक्सप्लोड करना है, इसका मतलब जो इंटरनल फोर्सेस यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी वो बहुत बड़ी होगी, सेकंड, ठीक। तो इंटरनल फोर्स अगर आप लोग यहाँ पे निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेके। जब बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो क्या वो बिल्कुल 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है क्या, धीरे धीरे, ठीक है। उसकी स्पीड 300-400 मीटर पर सेकंड होती है। तो अभी आपने देखा होगा कि जब बॉम्ब एक्सप्लोड करता है तो उसके जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं वो शरीर में पेनिट्रेट हो जाते हैं। तो अगर कोई छोटा पार्टिकल अगर आपके शरीर में पेनिट्रेट हो रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड 400 के ऊपर होनी चाहिए, 400 मीटर पर सेकंड, जो बुलेट की स्पीड होगी। बुलेट एक छोटा सा पार्टिकल है, चौक के बराबर, ठीक है। लेकिन वो बुलेट आपके शरीर में पेनिट्रेट कर जाता है, लेकिन मैं अगर हाथ में पकड़ते तो बुलेट फेंकूं तो शरीर में पेनिट्रेट नहीं करेगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खेल किसका है, मोमेंटम का। स्पीड ज्यादा होगी तो मोमेंटम ज्यादा होगा, तभी वो पेनिट्रेट कर पाएगा शरीर में, ठीक। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि बॉम्ब एक्सप्लोजन हो रहा है, तो मैंने मान लिया कि इसकी स्पीड कितनी है, 400 मीटर पर सेकंड, जो शेल आपका टुकड़े में बटा। तो मेरे को क्या पता है कि जो इंटरनल फोर्स, अगर मैं इस पे बात करूं, तो 1 kg वाला ब्लॉक है, इस पे ये फोर्स सीधा लगा रहा होगा क्योंकि टुकड़ों में बांटना है ना, ठीक है। तो इंटरनल फोर्सेस जनरेट होंगे। ये 1 kg वाला फोर्स सीधा लगाएगा, मैंने कहा कि ये इस पे फोर्स सीधा लगाएगा, दोनों चीजों पे फोर्स लगाएंगे क्योंकि दोनों के एक दूसरे को तोड़ना है। तो मतलब कि अंदर से जनरेट होना चाहिए फोर्स जो दोनों के एक दूसरे को अलग करे, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये वाला 1 kg इस पे फोर्स लगा रहा है राइट डायरेक्शन में, और ये वाला 1 kg इस पे फोर्स लगा रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में। नेट फोर्स कितना है, 0। पूरे सिस्टम अभी कुछ नहीं, मैं थ्योरी समझा रहा हूं। ये इस पे एन लगा रहा है, ये इस पे एन लगा रहा है। तो अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूं तो सिस्टम पे तो नेट फोर्स 0 है, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। ये इस पे जितना फोर्स है ये भी उसको उतना ही फोर्स लगाएगा। पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है, 0 है। अभी एमजी को भूल जाइए, तो देखिए मैं बता रहा हूं। तो अगर मैं किसी भी एक ब्लॉक में मैं एन की वैल्यू निकालना चाहता हूं, इंटरनल फोर्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है। अभी मैंने क्या कहा कि जो टाइम होता है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। मैंने मान लिया कि 0.01 सेकंड के लिए, t इक्वल टू मान लिया 0.01 सेकंड के लिए। फोर्स इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो अगर मैं 1 kg वाले ब्लॉक में देखूं तो फोर्स कितना प्रोड्यूस हुआ, n, मेरे को n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पहले मोमेंटम कितना था, 0, बाद में मोमेंटम कितना हो गया, n into v, मतलब कि 400 into 1, n into v, 1 kg पे निकाल लो, डिवाइडेड बाय टाइम, मैंने मान लिया कि 0.01 सेकंड लगेगा, ठीक है। इतनी देर में एक्सप्लोड करिए, ठीक। तो यहां से अगर मुझे वैल्यू निकालनी तो
ये कितना आ रहा है 40,000 आ रहा है। तो बॉम्ब एक्सप्लोजन में जो यहाँ से आपका 4,000 बॉम्ब एक्सप्लोजन में जो इंटरनल फोर्स जनरेट हुई वो अप्रोक्सीमेटली 40 1 2 3 ठीक है। तो मैंने कहा कि 40,000 न्यूटन जनरेट हुआ, ठीक। इतना इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहा है बॉम्ब एक्सप्लोजन में। mg कितना है 1 g मतलब 10 न्यूटन 1 kg पे एक्सटर्नल फोर्स मतलब कि mg कितना है 10 न्यूटन। तो 40,000 के कंपैरिजन में 10 न्यूटन की कोई वैल्यू नहीं, इसलिए नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, इसलिए मोमेंटम कंजर्व होता है xy में। लेकिन 1 kg ब्लॉक में मैंने नहीं किया क्योंकि वो एक्सप्लोड नहीं हुआ। आया समझ में? बॉम्ब एक्सप्लोजन में हमने मोमेंटम कंजर्व कर दिया xy में, लेकिन एक क्वेश्चन हमने किया था वहां पे y डायरेक्शन में मैंने कहा कि मोमेंटम कंजर्व नहीं है क्योंकि mg लगा। देखिए रोटेशन में आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। इजी आ रहा है तब तो कोई बात नहीं, इजी में तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा कुछ क्लियर थ्योरी को ले तो थ्योरी पार्ट क्लियर होगा, और थ्योरी क्लियर होगी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देख लीजिए बॉम्ब एक्सप्लोजन में मोमेंटम क्यों कंजर्व होता है। अगर एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो एग्जांपल से नोट कर सकते हैं। सर एक बार शॉर्टकट में बता दो। शॉर्टकट में बस यही है कि हमें क्वेश्चन करना है तो हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बस। ठीक है सर। हाँ शॉर्टकट यही है, नीट वालों के लिए यही है कि क्वेश्चन सर कैसे करना है मोमेंटम कंजर्वेशन, बस उसके आगे वो कुछ नहीं पूछते क्यों करना है कैसे करना है। मैं तो इसे बता रहा था कि क्यों करते हैं, अगर बाय चांस थ्योरी में कोई क्वेश्चन आ जाए तो। इसका हेडिंग ही मैंने लगाया था न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोमेंटम कंजर्वेशन। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है मोमेंट एक्सप्लोजन का, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं और थोड़ा सा डेटा चेंज कर। अभी आपने देखा, हाँ इसी क्वेश्चन का यहाँ पे आपने देखा कि नेट फोर्स 0 है, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे कुछ मायने नहीं रखता, ठीक है। अगर एक्सटर्नल फोर्स पे कोई मायने नहीं रखता इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ये वेरिएबल। मेरे को ये बताना है ट्रेजेक्टरी ऑफ सेंटर ऑफ मास बॉम्ब एक्सप्लोजन के केस में। ये मैंने कहा कि बॉम्ब को आपने थ्रो किया, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो ये 2-3 टुकड़ों में 1000 टुकड़ों में बढ़ गया, ठीक। तो सेंटर ऑफ मास कहां चला जाए? सर रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन प्लीज। ट्रेजेक्टरी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और इस कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन बनते हैं और बहुत अलग अलग तरीके से पूछे। जो भी कॉन्सेप्ट मैंने पूछा है ट्रेजेक्टरी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन बॉम्ब एक्सप्लोजन, मैंने पार्टिकल्स को इतने से फेंका, यहाँ पे मान लिया 2 पार्ट में ब्रेक नहीं हो रहा, 1000 पार्ट में ब्रेक हो रहा है, सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा? सर इसमें कोई रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट लगता है क्या? कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं कुछ, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा। ट्रेजेक्टरी क्या होगी सेंटर ऑफ मास की? क्यों? याद रखिए सेंटर ऑफ मास की जो ट्रेजेक्टरी होगी वो पैराबोलिक होगी। क्यों होगी बता रहा हूं। आपने एक पार्टिकल को थ्रो किया किसी भी पर्टिकुलर एंगल से,
तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन लेता है। तो मैंने कहा कि एक बॉम्ब था जिसको आपने थ्रो किया और इसने प्रोजेक्टाइल मोशन लिया, तो सेंटर ऑफ मास में प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं लेगा, कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए कि बॉम्ब यहाँ पे पहुंचा और ये हजारों पार्ट में टूट गया, नेट फोर्स कितना था? 0। इसकी ट्रैजेक्टरी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या सेंटर ऑफ मास की ट्रैजेक्टरी पे? क्योंकि इसके नेट फोर्स है नहीं, तो सेंटर ऑफ मास को मूव करवा दे। लॉजिकली सोचिए, अभी आपने क्या सोचा कि एक बॉम्ब था जिसको थ्रो किया और उसने पैराबोलिक पाथ लिया, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूं कि ये बॉम्ब यहां पर आया, हजारों पार्ट में टूट गया, लेकिन नेट फोर्स कितना था बॉम्ब पे? 0 था ना। तो सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन को क्यों चेंज करेगा? मेरे को पता है न्यूटन साइकिल का, और मेरे को मूव करवाना है या डायरेक्शन चेंज करना है, मेरे को एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट, एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं, तो सेंटर ऑफ मास क्यों अपनी पोजीशन को चेंज करेगा? नहीं आना आगे। हाँ तो सर। लिख लीजिए कि आज मैं प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा हूं बॉम्ब एक्सप्लोजन के केस में, तो सेंटर ऑफ मास की ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी? पैराबोलिक। क्यों? क्योंकि एब्सोल्युटली 0 है, सेंटर ऑफ मास अपनी चीजों को चेंज नहीं करेगा, वो अपनी प्रोजेक्टाइल मोशन ही लेगा। अभी इस पे न्यूमेरिकल बता रहा हूं किस टाइप के पूछे गए, और सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल। हो गया सर। सर हो गया। नोट कर लिया? यस सर। चलिए क्वेश्चन दे रहा हूं। मैंने कहा कि बॉम्ब 2 kg, एक बॉम्ब 2 kg, जिसको आपने यहाँ पे थ्रो किया 10√2 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। जब ये बॉम्ब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, ये क्या हुआ? 2 पार्ट में फट गया, 1 kg और 1 kg। एक पार्ट ने क्या किया? एक पार्ट अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचे, 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, 1 kg वाला अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है, मतलब कि इस वाले पाथ को मूव कर रहा है, ठीक। तो आपसे पूछा गया, ये मान लीजिए ए पार्ट है और ये आपका बी पार्ट है, फाइनल पोजीशन ऑफ बी पार्ट, second also find its initial speed। जब ये टुकड़े में फटा तो इसमें इसकी स्पीड क्या रही होगी? देखिए हिंट दे रहा हूं। अभी आपने क्या पढ़ा था कि अगर मैं यहाँ पे बॉम्ब को प्रोजेक्टाइल मोशन करूंगा तो सेंटर ऑफ मास आपको प्रोजेक्टाइल मोशन ही लेगा, भले उसके कितने भी टुकड़े हो और वो कहीं पे भी गिरे, ठीक, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो आपका क्या लेगा? आपका प्रोजेक्टाइल मोशन ही लेगा। तो देखिए यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है वो आपके ऐसे मूव कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास कहां पे आके गिरेगा? रेंज के बराबर, यही तो होगा ना सेंटर ऑफ मास।
ठीक है। 1 kg वाला ब्लॉक अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है, मतलब कि 1 kg यहाँ पे आ गया, तो दूसरा वाला 1 kg कहाँ पे होना चाहिए? आर डिस्टेंस इधर है, दोनों 1 kg सभी डिस्टेंस के बिल्कुल बीचों बीच होगा सेंटर ऑफ मास। तो मैं रेंज निकाल सकता हूँ क्या? रेंज का फॉर्मूला आपके पास है, u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। रेंज आ जाएगा तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि ये वाला 1 kg कहाँ पे गिरेगा, 2r के इक्वल, यस क्योंकि सर। दोनों मास इक्वल है तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच होगा। क्लियर है? अब देखिए, अब इसको मैंने सेकंड पार्ट आपसे क्या पूछा, मैंने सेकंड पार्ट पूछा कि इसकी इनिशियल स्पीड क्या है बी पार्ट। इस क्वेश्चन को भूल जाइए, ये है, क्या मैं u निकाल सकता हूँ? ये डिस्टेंस मेरे को पता है, ये कितना है। अब देखिए मुझे टाइप का क्वेश्चन हो गया, मैं कितनी वेलोसिटी से इसको थ्रो करूं ताकि इसका रेंज हो जाए 3r/2। यार जितने टाइम में ये इतने डिस्टेंस कवर करेगा उतनी ही टाइम में ये साइड को भी कवर करेगा, तो मैं ये टाइम निकाल लूंगा और उसको यहाँ पे पुट करूंगा तो स्पीड आ जाएगी। आगे समझिए। यस सर। यस सर। सर रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ क्या बोल रहे हैं? रिपीट कर दीजिए प्लीज। मैंने कहा कि ये 1 kg वाला किस पोजीशन पे गिरेगा, मेरे को ये तो पता है कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, तो सेंटर ऑफ मास 1 kg और 1 kg को बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए। ये डिस्टेंस मेरे को पता थी r के इक्वल, इसका मतलब बी पार्ट को और इसके बीच में भी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, r के इक्वल। अब इस क्वेश्चन को भूल जाइए थोड़ी देर, सिर्फ बी पार्ट को देखिए। मैंने कहा कि बी पार्ट को आपने एच साइड से ऐसे प्रोजेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसे मैंने इस डायरेक्शन में बनाया है, हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो इसकी वेलोसिटी मेरे को पता लगानी है ताकि ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, कितना डिस्टेंस है 3r/2, और ये हाइट मेरे को पता है। ठीक, तो जितना टाइम इसको ऊपर से नीचे आने में लगेगा उतना ही टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से पहले टाइम निकाल लूंगा और उसको दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल वाले में पुट कर दूंगा तो स्पीड आ जाएगी। प्रोजेक्ट टाइप के क्वेश्चन किए हुए आपने ऐसे, हाँ सर। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। और मोमेंटम भी अपने ख्याल से कौन एक्सप्लोजन के क्वेश्चन कर सकते हैं, कल की क्लास में हम लोग देखेंगे बुलेट प्रॉब्लम, ठीक है, गन, क्योंकि उसमें कई बार क्वेश्चन आसान है लेकिन एम्स क्या करते हैं उसके क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। वहां पे वो बुलेट की स्पीड नहीं देता, कहते हैं कि नोजल स्पीड इज 400 मीटर पर सेकंड, मैं लेकिन वो किसी के रिस्पेक्ट में दे रहा है, विद रिस्पेक्ट टू गन, उसको मेरे को ग्राउंड फ्रेम में चेंज करना है, उसके बाद अप्लाई करना है, बस मेरे को ये कॉन्सेप्ट बताना होगा, ठीक है। मोमेंटम आपका ये बताइए, मोमेंटम क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है, ठीक है। चलिए कल फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और प्लीज जिसने रोटेशन ही पढ़ा है थोड़ा सा पढ़िए, ठीक है, बिल्कुल आसान मत लीजिए। ठीक है, नीट में आसान आता है लेकिन भविष्य किसी ने नहीं देखा, ना मैंने देखा ना आपने देखा, इस साल आसान है तो अगले साल आसान है, ये कोई नहीं कह सकता, ठीक। अगर आसान आ रहा है तो वेल एंड गुड, आप भी करेंगे और लाखों स्टूडेंट भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर टिपिकल आया तो कोई 100 स्टूडेंट ही कर रहे होंगे उस क्वेश्चन को, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, लाखों में 100 कर रहे होंगे तो 100 की गिनती में आइए, लाखों की गिनती में तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एक लाइन में सॉल्यूशन करके बैठ जाते हैं, ठीक है, और उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और कुछ ऐसे ही चैप्टर हैं, देखिए फिजिक्स में अगर टिपिकल बनाना होगा तो टिपिकल कहाँ से बनाएगा, रोटेशन से टिपिकल बना देगा, हर एक से टिपिकल नहीं बनाया जाता, ये भी तो है ना कि उसको क्वालिफाई नहीं करवाना। इन जनरल सभी स्टूडेंट रोटेशन को छोड़ते हैं, इन जनरल बात करें, कम से कम 40-50% रोटेशन नहीं पढ़ते, उनको लगता है कि इतनी पढ़नी है, रोटेशन के 2-4% आने ही जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इन जनरल हमने रोटेशन नहीं पढ़ा,
तो ऐसा नहीं है कि अगर नीट इसको टिपिकल बनाएगा तो आपको एनएलएम में ही अच्छा क्वेश्चन दे देगा, नहीं। जहां पे जनरल स्टूडेंट जिस चैप्टर को छोड़ते हैं वो वहां पे ट्विस्ट करेगा, बल्कि रोटेशन को और टिपिकल बना देगा। तो आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं कि वैसे 3 क्वेश्चन नहीं कर रहे थे वैसे भी नहीं करेंगे 3 क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अगर उसने टिपिकल बना दिया, कट ऑफ नीचे जाएगा, और कट ऑफ नीचे जाएगा तो वही 1000 स्टूडेंट है जो उसको क्वालिफाई करेंगे, उसको अटेम्प्ट करेगा उस क्वेश्चन। रोटेशन टिपिकल है, इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा थ्योरी पढ़िए, डायरेक्ट वेरिएबल को सॉल्व मत कीजिए, थोड़ा सा सोचिए उसके बारे में, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल से ये अपने आप को सर गलती भी होगी अगर पहले से नहीं पढ़ा है, ठीक है। कि सर क्या क्या बता रहे हैं, सर तो मेरे जो कॉन्सेप्ट बने थे उसको भी बिगाड़ दिए, ठीक है। क्योंकि अभी आपने रटने वाले कॉन्सेप्ट बने, वैसे समझाने की कोशिश कर, जितनी चीजें समझ में आए अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तब भी अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग थोड़े से लो लेवल पे आ जाएंगे। इसके बाद मैं आपका स्टार्ट करूंगा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ग्रेविटेशन बाद में करूंगा, आफ्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी ग्रेविटेशन नहीं कर रहा हूँ, ये तो बेकार नहीं, एक चीज को 2 बार पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद हम लोग ग्रेविटेशन करेंगे। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स मैक्सिमम 10 दिन लूंगा, केटीजी एसएचएम में भी उसमें 1 हफ्ते में खत्म करूंगा, पहले कि दिसंबर एंड होते थे आपका ये 11 कंप्लीट हो जाएगा। 11 कंप्लीट हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन, उसके बाद मिड ऑफ फेब तक मेरा टारगेट है सिलेबस कंप्लीट करने की, मिड ऑफ फेब तक हो जाए। टारगेट रखा है तो वहां तक नहीं होगा तो फेब एंड तक तो ही जाएगा, ताकि आप लोग रिवीजन कर सके 2 महीने अच्छे से, टेस्ट दें और जितने भी डाउट्स हैं वो सब पूछ सके, ठीक है। चलिए, ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।